मैं सुनील कुमार शाक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 2, क्योंकि इससे पहला लेक्चर हम आपको दे चुके हैं। आपका पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ठोस क्या होते हैं और ठोस अवस्था क्या होती है। उसके बाद आपने देखा था ठोस कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताए थे आपको क्रिस्टलीय ठोस और आपको बताए थे अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद हमने उनका डिफ़ाइन भी आपको समझाया था कि उनकी डेफिनेशन हम किस प्रकार से बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, रटी नहीं जाती डेफिनेशन, आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज फिर हम आपको बता रहे हैं डेफिनेशन रटना नहीं है, आपको बनाना है, डिफ़ाइन करना है। ठीक है, परिभाषा बनाते कैसे, यही आपको टेक्निक हम सिखाने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें अच्छी तरह से। देखिए क्या है कि आप लोग मैंने आपको बताया था जो ठोस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस, मैंने आपको क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा डिफ़ाइन की थी। क्या डेफिनेशन थी कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, ये अवयवी कण थे, एक निश्चित क्रम में, किस क्रम में, निश्चित, ये निश्चित क्रम कहला जाता है। ठीक है बेटा, ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलीय ठोस, अर्थात क्रिस्टल कहा जाता है। क्लियर? और अक्रिस्टल की क्या डेफिनेशन बताई थी कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण अनिश्चित क्रम में, अनिश्चित माने इर्रेगुलर पोजीशन पर, ये रेगुलर पोजीशन होती है, ठीक है, और ये इर्रेगुलर पोजीशन होती है, अनियमित व्यवस्था होती है। ये नियमित व्यवस्था होती है और ये अनियमित व्यवस्था होती है। तो इसमें डेफिनेशन क्या थी कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में अवयवी कण को, तो अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मैंने आपको बताया इनके कणों की व्यवस्था द्रव के कणों के समान होती है, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव अथवा सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। इनके गलनांक निम्न होते हैं, इसलिए इन्हें आभासी ठोस भी कहते हैं। ये आपको बता देती है। आज जाने क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिस्टल अनक्रिस्टल में अंतर जानने से पहले आप जानेंगे क्रिस्टलीय ठोसों की विशेषताएं, अर्थात गुण। इसको कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के अभिलाक्षणिक गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जो पॉइंट आपको जो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी वीडियो में हमने इनके बारे में बता दिया था, लेकिन आज की क्लास में इनके डिटेल आपको के रूप में आपको समझा रहे हैं। डिटेल समझाने से क्या होता है कि अच्छा आपको आपके मन में अच्छी तरह से कह सकते हैं इंटर हो जाता है, जिससे वो चीज़ भूलते नहीं हैं। इसलिए हमने आपको किया, इसलिए लेक्चर ये दूसरा बनाया है। वैसे चाहते तो फर्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर सकते थे। तो आइए जानते हैं क्रिस्टलीय ठोसों की विशेषताएं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ यही आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है। देखिए इस स्क्रीन पर भी आप नोट कर सकते हैं। अगर बच्चों को ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही हो, तो आप ये इसको भी आप कर सकते हैं। तो देखिए पहला है इसकी ये पॉइंट कैसे बनाएंगे, आप या तो याद कर लें, रट लें, और जो छात्र रट नहीं पाते वो कैसे इन पॉइंटों को कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण एक निश्चित और नियमित क्रम में, ये नियमित है, देखो नियम से चल रहा है, एक नियमित क्रम में अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है बेटा, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो मैंने बोला था, तो पहला पॉइंट है इनके कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित होती है, रेगुलर। ठीक है, डेफिनिट शेप, इसी वजह से इनकी डेफिनिट शेप होती है, इसको शेप कहते हैं। इंग्लिश में आकृति को SHAPE कहते हैं, और इसको ज्योमेट्री कहते हैं। निश्चित ज्योमेट्री और निश्चित शेप होती है, किसकी वजह से, नियमित व्यवस्था और नियमित
स्थिति की वजह से इनकी ज्यामिति आकृति निश्चित होती है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इनके कणों की व्यवस्था नियमित होती है, निश्चित होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, नियमित व्यवस्था के कारण, चाहो तो लग सकते, नियमित व्यवस्था होती, इसके कारण इनकी आकृति और ज्यामिति नियमित अर्थात निश्चित होती है। देखिए ज्यामिति जैसी है वैसी बनी रहेगी, ये आप शेप आपने बन गई, अब ये चेंज नहीं होगी, इसलिए इनकी ज्यामिति और आकृति निश्चित होती है, ये नो चेंज होती है। आपको पिछले वीडियो में भी समझा चुके हैं, वो समझ लेना, ठीक है। उसके बाद है गलनांक, तीसरा पॉइंट है। देखिए जब कोई चीज़ निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, रेगुलर पोजीशन में व्यवस्थित हो, रेगुलर पोजीशन में सेट हो, तो याद रखना उनका गलनांक निश्चित होगा, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता। एक निश्चित गलनांक पर ही ये पदार्थ, ये क्रिस्टल गलते हैं, ठीक है, उनका निश्चित गलनांक पाया था। गलनांक क्या होता है आप जानते ही हैं, ताप होता है, ठीक है, जिस ताप पर कोई पदार्थ गलने लगता है उस ताप को गलनांक कहते हैं। तो इनका गलनांक कैसा होता है, निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट है, इनमें जो चीज़ नियमित होती है, आपको पिछली वीडियो में बता चुका, नियमित होगी तो दीर्घ काल तक जीवित रहेगी। कोई काम अगर नियम से करते हैं तो लंबे समय तक अच्छा होता है, ठीक है। आपका स्वास्थ्य अगर लंबे समय तक आपको जीवित रहना है तो आपको अच्छी तरह से नियमित व्यायाम करना पड़ेगा, नियमित भोजन करना पड़ेगा, तो आपकी लॉन्ग एज भी हो सकती है, लॉन्ग एज होगी। वैसे ही इसकी व्यवस्था जो होती है वो कैसी होती है, दीर्घकालीन होती है, दीर्घ व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। कारण क्या है, नियमित रूप में ये व्यवस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिस्टल है NaCl, कोई क्रिस्टल मान लीजिए, अब NaCl में Na और Cl दो आयन हो गए, किस रूप में क्रिस्टलीकृत होंगे, देखना, ये नियमित अरेंजमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ Na होगा, Na+ होगा, तो इसके पड़ोस में Cl- होगा, फिर उसके बाद Na होगा, फिर Cl- होगा, फिर Na होगा, फिर Cl- होगा, फिर Na + Cl-, NaCl, इस तरह से ये क्रम लगातार कंटिन्यूस चलता रहता है, उसलिए कहते हैं दीर्घ परास व्यवस्था होती है। क्लियर। नेक्स्ट है इनका शीतलन वक्र, इसको कहते हैं कूलिंग कर्व। क्या बोलते हैं बेटा, कूलिंग कर्व, COOLING। कूलिंग कर्व जो होता है वो असतत होता है। अब बात आती है कूलिंग कर्व क्या होता है बेटा। देखिए कूलिंग कर्व का नाम से पता लगा, कूल माने ठंडा करना, किस पदार्थ को, क्रिस्टलों को। तो क्रिस्टलों को ठंडा कब करेंगे, जब उनको गर्म करें। तो क्रिस्टलों को इतना गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो को बिल्कुल पिघल के लिक्विड अवस्था में आ जाए। जैसे कि नमक को यदि आप बहुत अधिक गर्म कर दें, उच्च ताप पर गर्म कर दें, ठीक है, तो वो लिक्विड अवस्था में आ जाएगा एक समय। जब वो लिक्विड अवस्था में आ जाएगा फिर उसको आप ठंडा होने के लिए ऐसे ही वायु में खुला छोड़ देना, ऐसे ही रख दो। तो वो जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो कैसे ठंडा होता है, देखिए ये ठंडा होने का क्रम है। जैसे ये ताप है ये, और ये समय है, ताप समय के अकॉर्डिंग जब ठंडा होगा तो इस टाइप से ठंडा होगा, इस टाइप से, ऐसे थोड़ा एकदम गिरेगा, गिरने के बाद थोड़ी देर तक स्थिर हो जाएगा ताप, फिर स्थिर होने के बाद फिर गिरने लगेगा, फिर स्थिर हो जाएगा, फिर गिरने लगेगा, फिर स्थिर हो जाएगा। मतलब रुक रुक के ताप गिरता है, किसका, क्रिस्टलीय ठोसों का। देखिए जैसे मान लीजिए नमक का गलनांक मान लीजिए 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लीजिए, तो ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से जब थोड़ा सा ठंडा होगा तो मान लीजिए 3400 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो क्या होगा, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ समय तक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा। ऐसा नहीं है 34 से फिर 3399 हो जाए, लेकिन नहीं, 3399 एकदम नहीं होगा, उसके बाद 3399 होगा, फिर 3398 होगा, फिर 3397 होगा, इस तरह से, फिर इस तरह से होते 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 उसके बाद जब गिरते गिरते तो आप देखेंगे 3300 हो जाएगा। फिर 3300 फिर कुछ समय के लिए थोड़ी देर रुकेगा, अर्थात कुछ समय तक ताप स्थिर हो जाएगा, फिर यहाँ भी 3300 रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 3400, यहाँ 3400, यहाँ 3300, यहाँ मतलब कुछ समय के लिए ताप स्थिर हो जाता है। इसका मतलब ये सतत ग्राफ नहीं बना है, अर्थात रेगुलर ग्राफ नहीं बना, इसलिए इसको कहते हैं असतत वक्र। क्लियर। और सतत किसे कहते हैं, सतत इसे कहते हैं, ये रेगुलर होता है, ये लगातार गिरता चला जाए उसको सतत कहते हैं। तो ये व्यवस्था किस में होती है, अक्रिस्टल में। अभी अक्रिस्टल के बारे में जब बताएंगे तो आपको बताएंगे इनका शीतलन वक्र कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। किसका, अक्रिस्टल का। और क्रिस्टल का क्या होता है, इनका शीतलन वक्र कंटिन्यूअस नहीं होता, अर्थात कैसा होता है, नॉन कंटिन्यूअस।
बात समझ में आ गई। तो 5वां पॉइंट क्लियर हो गया कि इनका शीतलन वक्र असतत होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। कोई पूछता है शीतलन वक्र क्या है, तो आप कहेंगे जब किसी क्रिस्टल को उच्च ताप पर गर्म करके उसको पिघला लिया जाता है, तो फिर उसको जब ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसका ताप धीरे धीरे जब गिरता है तो गिरते समय वो कुछ समय के लिए ताप स्थिर हो जाता है, फिर गिरता है, फिर कुछ समय के लिए ताप स्थिर हो जाता है। इस ग्राफ को असतत ग्राफ कहा जाता है, इसलिए इसका वक्र असतत वक्र कहलाता है। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है विषमदैशिकता। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ये विषमदैशिकता का गुण व्यक्त करते हैं। ये विषमदैशिकता इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब क्या गुण व्यक्त करते हैं, ये विषमदैशिकता एक शब्द आया, तो विषमदैशिकता क्या है ये भी जान लीजिए। विषमदैशिकता जैसे कि मान लीजिए ये आपका NaCl क्रिस्टल मान लीजिए, Na है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl है, ठीक है, ये Na है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl है। मान लीजिए इस टाइप से मान लीजिए, वैसे ऐसी व्यवस्था नहीं है, अभी मान के चलते हैं ये व्यवस्था है, ठीक है। वैसे ऐसी इस टाइप से अरेंज नहीं होते, NaCl के कण इस टाइप से अरेंज नहीं होते, इसके पास में Cl होता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे यहाँ Cl होगा, फिर उसके बाद यहाँ Na होगा, लेकिन आप मान के चलो वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उसके बाद Na के सामने Cl होगा, उसके बाद यहाँ Na होगा। वास्तविकता में व्यवस्था ये होती है। क्लियर। तो ये मान लीजिए NaCl का एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल होगा तो आपस में ये कण आपस में चिपके होंगे, ये आयन है, इस समय आयंस कैसे हुए होंगे, चिपके होंगे, राइट है। तो ये आयंस हो गए। अब क्या होगा, विषमदैशिकता किसे कहते हैं, सुनिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया, इस बार फिर देख लिए विषमदैशिकता क्या होती है। नाम से पता, विषम माने विषम, दैशिक माने दिशाएं, जिसमें दिशाएं विषम हों। विषम का मतलब है भिन्न भिन्न दिशाएं, ठीक है। तो बेटा आपको बता दूं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, बहुत अधिक गर्मी है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो भौतिक गुण होते हैं, केमिकल गुण नहीं बात कर रहे हैं, भौतिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि कठोरता, गलनांक, अपवर्तनांक आदि के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, विषमदैशिकता कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ अपवर्तनांक अगर नाप इसका देखें तो इस स्थान पर अपवर्तनांक अलग होगा, क्योंकि इसका पैटर्न चेंज है। यहाँ पैटर्न अलग है, यहाँ पैटर्न अलग है, यहाँ Na है, यहाँ Cl है। तो इसका मतलब इसमें अगर उसकी अपवर्तनांक या कठोरता देखें तो अलग होगा, और अगर इसमें देखें तो इसका पैटर्न अलग होगा। आप देख पा रहे हैं Cl Cl Cl, इसमें सेम पैटर्न है, इसका मतलब यहाँ अपवर्तनांक अलग होगा और इस स्थान पर अपवर्तनांक अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था नियमित व्यवस्था तो है, लेकिन यहाँ इस लाइन में जो अरेंजमेंट है वो चेंज है, और इस लाइन में जो अरेंजमेंट है वो चेंज है। इसका मतलब अगर इस दिशा में देखें तो अलग अपवर्तनांक आएगा, इस दिशा में देखें तो अलग अपवर्तनांक आएगा, इस दिशा में देखें तो अलग अपवर्तनांक आएगा, इस दिशा में देखें तो अलग अपवर्तनांक आएगा। चलिए देखिए हम आपको बताते हैं ऐसे ग्राफ के द्वारा। ये किताब का ज्ञान है, इसलिए किताब के द्वारा कम समझ में आएगा, ये आप व्यवहारिक जाने, हम आपको व्यवहारिक तरह में समझते हैं। देखिए क्रिस्टल जैसे कि हीरा आपने देखा है, वैसे नमक भी देखा है। नमक में देखें कोने निकले हुए होते हैं, ये कोना होता है, फिर थोड़ा सा गड्ढा होता है, फिर कोने निकले हुए, फिर गड्ढा होता है, इस तरह से ऐसे हीरे में होता है। तो आपने देखा हीरे के अंदर चमक होती है, ऐसा सुना है? लेकिन नहीं, हीरे के अंदर खुद में कोई चमक नहीं होती, हीरा में कोई चमक नहीं होती। हीरा जिस क्रिस्टल है, चमक आती कैसे है? जब सूर्य की किरणें इसके ऊपर जाकर टकराती हैं तो जिस स्थान पर अपवर्तनांक ज़्यादा है उस स्थान पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता, परावर्तन, जिसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जिस स्थान पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन ज़्यादा होता है, ठीक है, उस स्थान पर चमक ज़्यादा दिखाई देती है। जिस स्थान पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कम होता है, रिफ्लेक्शन कम होता है, प्रकाश की किरणों का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, उस स्थान पर चमक कम दिखाई देती है। इसीलिए हीरे को आपने देखा हुआ लुब्धुम इस तरह से कम ज़्यादा एकदम चमक दिखाई देती है। अगर वो रेगुलर चमक चलती रहे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए उसकी जो चमक होती है वो कम ज़्यादा दिखाई देती है। किसकी वजह से? अपवर्तनांक की वजह से। क्लियर? तो ऐसे ही कठोरता, अगर इस स्थान पर कठोरता नापे तो हो सकता है यहाँ बहुत अधिक रिजिड हो, और इस स्थान पर नापें तो यहाँ मुलायम हो,
बात समझ में आ गई? ये होता है, क्रिस्टलों के अंदर होता है। इसी गुण को विषम दैशिकता कहते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे व्यवहारिक आप समझ सकते हो। अपवर्तनांक की वजह से हीरा चमकता है। क्लियर? क्योंकि अपवर्तनांक हीरे का हर स्थान पर अपवर्तनांक अलग अलग होता है। उसी प्रकार नमक के क्रिस्टल में भी अपवर्तनांक अलग अलग होता है, कठोरता अलग अलग होती है, विद्युत चालकता अलग अलग होती है। तो विषम दैशिकता किसे कहते हैं, इसकी भी आप डेफिनेशन अभी लिखेंगे। उससे पहले हम आपको समझा दे रहे इसकी परिभाषा, फिर आपको डेफिनेशन भी बता देंगे। डेफिनेशन अभी थोड़ी देर बाद उतार भी लेना, इस पर हम लिख देंगे, अभी समझना। तो विषम दैशिकता क्या है? इंग्लिश में कहते हैं एनिसोट्रॉपिक या एनिसोट्रॉपी। क्या होगी डेफिनेशन? कि क्रिस्टलीय पदार्थों के कुछ भौतिक गुण जैसे कठोरता, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता आदि के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में, ये दिशा अलग ये दिशा अलग, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात विषम दिशाओं में विषम विषम होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। इस गुण को विषम दैशिकता कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें विषम दैशिकता गुण होता है क्योंकि इनमें कोने कहीं स्थान पर ज़्यादा कहीं कम निकले होते हैं। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट है, इन्हें यदि हम चाकू से काटें, वो भी साधारण चाकू से नहीं कर सकते क्योंकि हीरा है, नमक है, आप चाकू से काट ही नहीं पाओगे, तेज धारदार चाकू से काटना पड़ेगा। तो इसको तेज धार वाले चाकू से यदि काटते हैं तो क्या है, जैसे ये व्यवस्था है, क्या आप देख पा रहे हैं? ये व्यवस्थित हैं, एक क्रम में व्यवस्थित हैं। अगर इन्हें हम काटें, चाकू से काटें या यहाँ से काटें तो सीधे रेखा में कटेंगे। बोलिए, सीधी रेखा में कटेंगे या यहाँ से काटें तो सीधी रेखा में कटेंगे। कैसे भी काट लीजिए। अगर यहाँ से काटते हो तो ये भाग जो है, ये भाग एकदम अलग हो जाएगा, ऐसा कट जाएगा। तो बताओ ये भाग जो यहाँ पर कटेगा वो चिकना निकलेगा या खुरदरा निकलेगा? चिकने को कहते हैं सपाट। सपाट मतलब प्लेन सरफेस में कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी व्यवस्था कैसी है? नियमित है, रेगुलर पोजीशन है। ठीक है, इसलिए ये कैसे सपाट तलों में कटते हैं। ये वाला चाकू वाला क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए टिक इसको कर लें। तो इसका पॉइंट क्या हुआ कि क्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले चाकू से काटते हैं तो वो सपाट तलों में कट जाते हैं, अर्थात प्लेन सरफेस में कट जाते हैं। ये है इसकी प्रॉपर्टी थी। इसी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम कह सकते हैं जो ठोस पदार्थ होते हैं वो क्रिस्टलीय होते हैं। अगर ये विशेषताएं आपको याद हैं तो हम पहचान कर सकते हैं क्रिस्टल की और अक्रिस्टल की। क्लियर हुआ? तो क्रिस्टल की पहचान करने के लिए क्रिस्टल को हम पहचानें कैसे, उसकी आपको जो विशेषताएं हैं वो हमने जान ली। और वैसे हमने जुगाड़ भी आपको बता चुके हैं, इससे पहले हमने बताया था अगर ये विशेषताएं ना याद कर पाते हैं तो ये विशेषताएं तो परीक्षा में आती हैं तो आपको याद करना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा। और एग्जामिनर अगर कोई पूछता है या कोई स्टूडेंट या कोई टीचर पूछता है कि सर आप क्रिस्टल में अक्रिस्टल कैसे पहचानोगे, तो आप एक टेक्निक याद रखना कि जिस ठोस पदार्थ की खुरदराहट कितना भी घिसें, कितनी भी बिल्कुल पीस कर महीन क्यों ना कर दें, उसकी खुरदरापन उसका ख़त्म ना हो तो उसको हम क्रिस्टल कहेंगे। और जिसका खुरदरापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, चिकनाहट आ जाए, चिकनापन आ जाए, वो अक्रिस्टल होगा, एमोर्फस सॉलिड होगा। दैट इज क्लियर। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई ये स्क्रीन पर लिखी हुई हैं, आप लिखते जाइए और कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, पूरा एकदम बात पूरी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की विशेषताएं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे अक्रिस्टलीय ठोसों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पसीडो सॉलिड या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कोल्ड लिक्विड, क्योंकि इन्हें सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। किसको? अक्रिस्टलीय ठोसों को। ये लिखते जाइए, अक्रिस्टलीय ठोसों के अवलाक्षणिक गुण या विशेषताएं। ठीक है, इसकी विशेषताएं इसकी जस्ट अपोजिट होंगी।
तो इसकी विशेषता अगर याद कर ली तो इसकी याद हो जाएंगी, इसलिए आपको इसकी याद करनी है, इसकी आपको याद नहीं करनी है। ओके, और अंतर अगर आ जाए, डिफरेंस आ जाए, तो ये नोट पॉइंट आप लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये होमवर्क में लिख सकते हैं कि क्रिस्टल अक्रिस्टल में अंतर लिखने के लिए आ जाए तो ये लिखेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ होमवर्क ना करो, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। क्यों इतनी ज़्यादा बड़े मोटे नोट्स करोगे, फिर आपको रिवीजन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए ज़्यादा ना लिखो, ठीक है। बस यही विशेषताएं, यही अंतर है। तो एक बात क्लियर हो गई। अब अक्रिस्टलीय ठोसों की विशेषताएं क्या होंगी, तो अक्रिस्टल की क्या होंगी विशेषताएं? बेटा अक्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं क्या होंगी, तो इसकी विशेषता क्या होगी? नंबर 1, इसका उल्टा लिखना है, उधर लिखना है इस साइड में। क्या लिखोगे? कणों, अक्रिस्टलीय ठोसों की या इनके कणों की व्यवस्था नियमित और निश्चित नहीं होती। इसमें नहीं लगाना है, ठीक है बेटा, नहीं होती, या आप नहीं लगाना चाहते हो तो अनिश्चित और अनियमित होती हैं, ऐसे लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है, इसमें भी नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इनकी आकृति और ज्यामिति निश्चित नहीं होती या फिर अनिश्चित होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, इसीलिए इन्हें आभासी ठोस या पॉसिडो मौलिक वो पॉसिडो सॉलिड कहते हैं, ठीक है, या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। और इनके कणों की व्यवस्था द्रव के कणों के समान आपको बताई थी मैंने। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें दीर्घ परास व्यवस्था, तो इसमें लिखोगे इनमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका शीतलन वक्र असतत होता है, तो इसमें लिखेंगे इनका शीतलन वक्र सतत नहीं होता, अर्थात वो सतत होता है, इनका असतत होता है, इनका सतत होता है। इनमें विषमदैशिकता गुण होता है, इसमें लिखोगे इनमें समदैशिकता गुण होता है। समदैशिकता क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन उल्टी हो जाएगी। अभी इस विषमदैशिकता की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, ठीक है, विषमदैशिकता की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी बेटा, कि वो अक्रिस्टलीय ठोसों के, इसमें बोला था क्रिस्टलीय ठोस, इसमें अक्रिस्टलीय, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ भौतिक गुण जैसे कठोरता, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता आदि के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भी समान होते हैं। इसमें असमान होते हैं, इसमें समान होते हैं। इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। समान दिशाओं में समान होते हैं, समान दिशाओं में समान होते हैं, ऐसे लिखेंगे। समदैशिकता माने समान दिशाओं में समान होते हैं और भिन्न दिशाओं में भी समान होते हैं। इसमें सभी जगह समान होते हैं, सर्व जगह समान होते हैं। इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। इन्हें तेज धार चाकू से काटने पर ये सपाट तलों में कट जाते हैं। इसमें लिखोगे इन्हें तेज धार वाले चाकू से काटने पर ये सपाट तलों में नहीं कटते, ठीक है। क्यों नहीं कटते ये भी देख लीजिए। ये सपाट तलों में, क्योंकि ये नियमित अरेंजमेंट है। इसमें कैसा होता है, इसमें अरेंजमेंट ऐसे होता है ना, इसमें एक लाइन में नहीं होता, देखिए रेगुलर नहीं व्यवस्था। देखिए यहाँ काटोगे, यहाँ कट जाए, कटते हुए जहाँ ऐसा कटेगा फिर ऐसा कटेगा, हो सकता है ऐसा कट जाए, चाकू ऐसा निकल जाए, हो सकता है चाकू ऐसा कट के निकल जाए, हो सकता है चाकू ऐसा 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 कट जाए। मतलब सीधा रेगुलर व्यवस्था नहीं होगी। मतलब जो काटोगे तो ये इस टाइप से निकलेगा, ऐसा कटेगा। मतलब यहाँ गड्ढा आ गया, यहाँ नुकीला आ गया, यहाँ गड्ढा आ गया, फिर नुकीला आ गया। मतलब कहने का अर्थ रेगुलर व्यवस्था नहीं होने के कारण इनका जो इन्हें चाकू से काटते हैं तो कैसी प्लेन सरफेस में नहीं कटते, ठीक है, ये प्लेन सरफेस में कट जाते हैं। ये इसकी डिफरेंस है। तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ गए होंगे। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं समदैशिकता और विषमदैशिकता की डेफिनेशन। तो आप ये लिख लीजिए, ये आपकी बोर्ड पर लिखी हुई हैं कि विषमदैशिकता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख लेना, और समदैशिकता क्या है ये भी आप लिख लेना। क्लियर। विषमदैशिकता आपको समझा चुके कि क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ गुण जैसे अपवर्तनांक, कठोरता, विद्युत चालकता आदि के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न ही होते हैं। विषम दिशाओं में विषम विषम होते हैं। इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। क्लियर।
और इसमें समदैशिकता में लिख लोगे, समदैशिकता में अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण समान दिशाओं में समान होते हैं और भिन्न दिशाओं में भी समान होते हैं। समान दिशाओं में भी समान, भिन्न दिशाओं में भी समान होते हैं। इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। ठीक है, ये आएंगे नहीं है ये समदैशिकता विसंदैशिकता, लेकिन बाई चांस छोटी मोटी चीज़ है, बाई चांस आ जाए तो लिखा आपने दिया। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टल क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो क्रिस्टल होते हैं उन क्रिस्टलों को भी कई वर्गों में विभाजित किया गया। आपने देखा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस किसके प्रकार हैं? ठोसों के। अब क्रिस्टलीय ठोस भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये लिखी स्क्रीन पर देख लीजिए, लिखा है कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं ये बंधने की प्रक्रिया पर। ये बॉन्ड होता है, इनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है उस बॉन्ड के आधार पर देखेंगे। अगर बॉन्ड सहसंयोजक बंध है तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग होंगी। अगर बॉन्ड इसके इन कणों के बीच बंध जो है, मतलब बंध माने रस्सी, व्यवहारिक भाषा में आप रस्सी मान लीजिए, दैनिक जीवन में रस्सी मान लीजिए बॉन्ड को। अगर आप बॉन्ड नहीं जानते, बॉन्ड माने बंध, बंध माने आबंध, एक ही बात है। तो अगर रस्सी दूसरी है, ठीक है, तो उसमें बंध दूसरा है तो उसका गुण अलग होंगे। किसी में तीसरा बंध है तो उसमें गुण अलग होंगे। तो विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया, 5 वर्गों में विभाजित किया, 4। तो लिखेंगे विभिन्न, लिखते जाइए, ये नोट भी कर लीजिए कि विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब 4 वर्गों में क्रिस्टलीय ठोसों को विभाजित किया गया है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बेटा, इसको लिखने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, लिखना नहीं है ये, बस इतना ही ध्यान रखना। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनको हम क्रिस्टलीय बना सकते हैं। हाँ, आपको पिछला वीडियो में आपको बताया था, जैसे कि मिट्टी है, गीली हुई मिट्टी है, गीली मिट्टी उस समय होती है तो चिकनी होती है, चीका मिट्टी या देखिए चिकनी मिट्टी होती है तो गीली होती है उस समय, तो वो अक्रिस्टल के अंतर्गत आती है। लेकिन उस मिट्टी को अगर हम तप्त कर दें, तपा दें, बहुत अधिक तपा दें तो ईंट बन जाएगी, और अधिक तपा दें तो पत्थर बन जाएगा। ठीक है, और अधिक तपा दें, काफ़ी करोड़ों वर्ष तक तपा दें तो वो क्वार्टज बन जाएगा। इसका मतलब सूत्र तीनों का एक ही होगा, SiO2। यही क्वार्टज है, यही रेत है, यही बालू है, यही मिट्टी है, इसी को सिलिका कहते हैं। तो ये कैसे कैसे बनते? तपने पर। ये जब क्वार्टज बन जाएगा तो उस समय ये क्रिस्टल कहलाएगा। तो क्वार्टज एक क्रिस्टल है, बात समझ में आ गई? क्वार्टज क्या है? क्रिस्टल है। तो इसका मतलब एमोर्फस सॉलिड को उच्च ताप पर, एमोर्फस सॉलिड को उच्च ताप पर क्रिस्टल में अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत अधिक पुराने मकान हैं उसमें कांच के जो शीशे लगे होते हैं, लगे हुए थे या पाए गए, तो उन पर लगातार जब धूप पड़ती रही तो वो कांच के शीशे धीरे धीरे सफ़ेद, वाइटनेस आ गई उसमें, मतलब सफ़ेदी आ गई, हल्की हल्की सफ़ेदी। क्यों आ गई? कारण क्या हुआ? सफ़ेदी का आने का कारण क्या हुआ कि उन्हें वो सूर्य के प्रकाश की गर्मी से, सूर्य के प्रकाश में जो अल्ट्रावायलेट वेव जो होती हैं वो विकिरण होता है, अल्ट्रावायलेट तो रुकी जाती हैं वहाँ पर ओजोन के द्वारा, लेकिन विकिरण तो आता है, तो विकिरण के द्वारा वो गर्म हो जाता है कांच, और धीरे धीरे कांच अपने आप काफ़ी वर्षों बाद वो सफ़ेद सा हो जाता है, अर्थात क्रिस्टल का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, इसलिए अक्रिस्टलीय पदार्थों को क्रिस्टलीय पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, ये भी जानकारी होनी चाहिए आपको। तो अब बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विभिन्न बंधन बलों के आधार पर 4 प्रकार के पाए गए हैं। ठीक है, बंधने की प्रक्रिया पर कौन कौन से होते हैं? पहला आप डाल लीजिए नंबर 1, आणविक ठोस। क्या बोलेंगे बेटा? आणविक ठोस मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए इसकी भी डेफिनेशन बनाना सीखें। अभी तक आपको डेफिनेशन हम आपको बनाना ही तो सिखा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कैसे डेफिनेशन बनाते हैं?
ठीक है। इसीलिए हमारी डेफिनेशन किताब में नहीं मिलेगी, ठीक है। हम डेफिनेशन को बनाना आपको सिखा रहे हैं, और नंबर यही कारण है नंबर आने का। नंबर इसीलिए मैक्सिमम आते हैं हमेशा, हर साल का रिकॉर्ड हमारे यहाँ अपनी कोचिंग में सबसे सर्वाधिक नंबर आते ही आते हैं। अपनी कोचिंग को कोई क्रॉस नहीं कर पाता, कारण कुछ है नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को मैं बहुत बड़ा वो हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं आपको थ्योरी को बनाना सिखाता हूँ। वो थ्योरी अगर आप लिख के आते हो तो उसमें नंबर स्वाभाविक हैं अच्छे आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो नकल पर आधारित नहीं होते। आपकी थ्योरी अलग होगी, उस आपके दोस्त की थ्योरी अलग होगी, तीसरे दोस्त की थ्योरी अलग होगी, लेकिन जो डेफिनेशन होगी वो लगभग एक जैसी होंगी, तो उस पर आपको नंबर अच्छे मेरे मार्क्स मिलेंगे। तो आणविक ठोस किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। सुनना, ये क्या थे, कण। कौन से कण, अवयवी कण। इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो अणु के रूप में होंगे या परमाणु के रूप में होंगे। किसमें, आणविक ठोस में। तभी तो आणविक ठोस रखा गया, अणुओं के द्वारा बना ठोस। आणविक ठोस का मतलब क्या, अणुओं के द्वारा बना ठोस। तो अणु जो होंगे, ये कण दिखाई दे रहे, वो कण अणु के रूप में होंगे अधिकांशतः। एक दो परमाणु के रूप में भी होंगे, अभी बताएंगे, परमाणु के रूप में मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अणुओं के रूप में इसके जो कण होते हैं वो अणुओं के रूप में मिलते हैं। मैंने बताया था अवयवी जो कण होते हैं बेटा, अवयवी कण या तो परमाणु होंगे, परमाणु को भी अवयवी कण बोल सकते हैं, या फिर आपके अणु होंगे, अणु भी आपके परमाणु, अणुओं को भी अवयवी कण बोल सकते हैं, और या फिर आपके आयन होंगे, आयन भी आपके अवयवी कण के रूप में बोल सकते हैं। तो अणु, परमाणु या आयन अवयवी कण ही होते हैं। लेकिन इसमें अवयवी कण कौन होंगे, अणु, क्योंकि आणविक ठोस नाम दिया गया है के लिए। अब डेफिनेशन आप बना सकते हो। तो इसका मतलब आणविक ठोस के जो अवयवी कण हैं वो अणुओं के रूप में होते हैं, और साथ में चाह सकते हो परमाणु के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है। इस आधार पर इन्हें तीन भागों में विभाजित किया है। इनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, पहला है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस। कैसा बेटा, अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखता जा रहा है, स्क्रीन पर चलता जा रहा है, ये सभी आपको डिफाइन हम आपको करते हैं। इनकी डेफिनेशन कम चांस है आपके एग्ज़ाम में आए, लेकिन इनकी जानकारी होनी ज़रूरी है। कंपटीशन में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, और इसके द्वारा इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अवश्य आता है। पिछली वीडियो में भी, पिछली आपकी जो क्लास थी 12th एग्ज़ाम में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन आया था कि आयनिक ठोस निम्न में से, ऑब्जेक्टिव में आया निम्न में से आयनिक ठोस कौन सा है। तो इसलिए आयनिक ठोस ऐसे आ सकता है छांटने के लिए, तो याद रखना, इसलिए इनकी जानकारी होनी चाहिए। अभी आपको टेबल के रूप में भी हम समझा देंगे। तो ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं, कैसे बनाते हैं, सुनिए। वे ठोस पदार्थ, मैंने क्या बोला, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों के बीच, ये इन दोनों के बीच अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है, या जिनके अणु या जिनके परमाणु या जिनके कण, आयन नहीं बोल सकते, या जिनके आयन नहीं बोलेंगे, इसमें आयन नहीं होते, ठीक है। तो कण बोल दो या परमाणु बोल दो, क्लियर, या अणु बोल दो। तो क्या बोलेंगे, वे ठोस पदार्थ जिनके परमाणु अध्रुवीय आणविक बंध या अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, एक और नाम है इसका लंदन बल। क्या नाम है इसका, लंदन बल। एक और नाम है दुर्बल वांडरवाल्स बल द्वारा बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं। क्या समझ में आया बेटा, मैंने अभी डेफिनेशन क्या बताई, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, अवयवी कण बोल दो, ठीक है। वे ठोस पदार्थ जिनके कण
या अवयवी कण या परमाणु, अध्रुवीय आणविक बंध, अध्रुवीय आणविक बंध या दुर्बल वांडरवाल्स बंध या लंदन बल, इसको लंदन भी बोलते हैं, लंदन बल द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। हाँ, हो गया कितना आसान। ये ठोस कुचालक और मुलायम होते हैं। ये इसमें विद्युत धारा नहीं बहती बेटा, ये विद्युत और ऊष्मा के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। क्लियर। इसीलिए इनके गलनांक भी निम्न होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम होने की वजह से इनमें गलनांक कैसे होते हैं, निम्न होते हैं, ठीक है, कम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे H2, Cl2, I2। लेकिन ये किस रूप में, आप कहोगे सर तो ये तो गैसें हैं, सर ठोस कहाँ है, लेकिन मैंने बताया इन गैसों को यदि हम जमा दें तो ये ठोस अवस्था में बन जाएंगे, और जब ठोस अवस्था में बनेंगे तो ये क्रिस्टल का रूप धारण करेंगे। लेकिन क्रिस्टल कौन सा होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय क्रिस्टल होगा। ये क्रिस्टल के प्रकार चल रहे हैं, तो ये भी क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है बेटा, तो अध्रुवीय क्रिस्टल कहलाएगा ये, अध्रुवीय आणविक ठोस वाला क्रिस्टल। ओके। नेक्स्ट, ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं, वे ठोस पदार्थ, ये तो बोलना पड़ेगा, वे ठोस पदार्थ जिनके परमाणु किसके द्वारा, ये बंध कौन सा है, ध्रुवीय आणविक बंध। इस ध्रुवीय आणविक बंध को क्या कहते हैं, द्विध्रुव डैश द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव, ये लिखा हुआ आप नोट भी करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। द्विध्रुव डैश द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। उससे जुड़े होते हैं, कौन जुड़े होते हैं, ये कण, कण को क्या बोलते हैं, परमाणु या अणु। तो वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण ध्रुवीय आणविक बंध या ध्रुवीय बंध अथवा द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, उन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। क्लियर। इनके गलनांक भी कैसे होते हैं, निम्न होते हैं, लेकिन इनसे थोड़े ज़्यादा होते हैं। क्लियर। जैसे इसमें ध्रुवीय में आपका SO2 आता है, ठीक है, HCl आता है, ये ध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आता है। ये भी गैस हैं, लेकिन इनको हम जमा दें तो ये ठोस अवस्था में बनेंगी, लेकिन क्रिस्टल बनाएगा, ये ध्रुवीय क्रिस्टल कहलाएगा, ध्रुवीय आणविक ठोस। क्लियर हुआ। और इनके ध्रुव आप जानते ही हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़ ही चुके हैं, ध्रुवीय क्यों हो जाते हैं, कारण क्या है। अब आता है हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस क्या होता है, क्या बोलोगे, इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे। हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस है, इसके बीच अणु होंगे, इसके बीच परमाणु नहीं होते, ये अणुओं के बीच बनता है। यही बंध ऐसा बंध है, इसलिए इंपॉर्टेंट बंध भी बोलते हैं इसको। यही बंध ऐसा बंध है जो अणुओं के बीच बनता है, परमाणुओं के बीच नहीं बनता। अधिकांशतः टीचर तक गलत लिख जाते हैं, कुछ टीचरों की किताब में आप देखना कुछ जगह गलत भी लिखा होगा, ये परमाणु के बीच बनता है, लेकिन परमाणु नहीं, ये बंध अणुओं के बीच बनता, परमाणुओं के बीच नहीं बनता। परमाणुओं के बीच या तो ध्रुवीय बनेगा या आपका अध्रुवीय बनेगा, याद रखना। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि वे ठोस पदार्थ जिनके अणु किसके द्वारा, जिनके अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या बोला डेफिनेशन, वे ठोस पदार्थ जिनके अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वो संपीड्य होते हैं, दबने वाले। कैसे होते हैं, दबने वाले। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है इनमें थोड़ा गैपिंग होती है, ये ज़्यादा मजबूत नहीं होता बॉन्ड, इसलिए गैपिंग की वजह से इनमें अगर गैपिंग हो, इनमें गैपिंग कम हो, मतलब अगर गैपिंग ज़्यादा है तो कम, मतलब गैपिंग का मतलब है दूरी। अगर इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो ज़्यादा है तो आराम से हम दबा सकते हैं, इसको ऐसे हिला सकते हैं। ठीक है, और बीच की दूरी ना के बराबर कम है तो ठोस हो जाएगा। इनमें बीच की दूरी कम होती है इसलिए ठोस होते हैं, इनकी बीच की दूरी कम होती है इसलिए ठोस होते हैं। इनमें बीच की दूरी थोड़ी पाई जाती है, ठीक है, हल्की सी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं, संपीड्य होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसका मतलब इन्हें संपीडित या विरूपित किया जा सकता है, इनका रूप बदला जा सकता है। जैसे कि H2O आपका कैसा है, आप कहोगे सर H2O तो पानी है,
पानी कहाँ सर ठोस होता है? अरे बेटा, पानी को अगर जमा देंगे तो बर्फ़ बनेगी। तो बर्फ़ कैसी होगी? वो भी क्रिस्टलीय होती है। आपने देखा क्रिस्टल जैसे बनते हैं। हाँ, तो बर्फ़ क्रिस्टल रूप होता है। तो उसमें किस्म कौन सा होता है? हाइड्रोजन। ऐसी अमोनिया है, NH3 है, ठीक है। ऐसी बहुत सारे आपके ये उदाहरण भी है, यूरिया भी है, ठीक है, HF भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बंद इसको पता कैसे लगाते हैं? ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट में ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग इनकी थ्योरी लिखें ना लिखें, याद करें ना करें, इनके उदाहरण आपको ज़रूर याद रखने पड़ेंगे। उदाहरण ही परीक्षा में आते हैं। ऐसे कोई उदाहरण दे दिया, बताइए H2O किस प्रकार का ठोस है? तो उसमें ऑप्शन होगा अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। क्लियर? तो हाइड्रोजन आणविक बंधित आणविक ठोस की पहचान आपको जुगाड़ बता रहे हैं। क्या? फोन याद रखना। फोन क्या याद रखना है आपको? फोन, FON। ये परमाणु, F को कहते हैं फ्लोरीन, O को कहते हैं ऑक्सीजन और N को कहते हैं नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणु ही हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक है, इस ट्रिक के द्वारा फोन याद रखना। हाइड्रोजन बंध कौन बनाता है? फोन। फोन हाइड्रोजन बंध बनाता है, याद रखना। ठीक है, F जिसके अंदर होगा वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा। चेक करिए, देखो F है इसके अंदर तो हाइड्रोजन बंध बनाएगा। N इसके अंदर है और हाइड्रोजन बंध किसके बनेगा? H जरूर होगा, तभी तो नाम रखा हाइड्रोजन बंध। मतलब इनके साथ में ये तीनों हैं, इनके साथ में H जरूर होगा। H के साथ F तो HF हाइड्रोजन बंध, इसके साथ H2O तो हाइड्रोजन बंध, इसके साथ NH3 तो हाइड्रोजन बंध। समझ में आ गया? ऐसे यूरिया का सूत्र होता है, यूरिया का होता है NH2CO NH2। तो इसमें भी N और H है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध ये तीन तत्व ही हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। कारण क्या है? इनकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है। ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है। याद रखना इस चीज़ को। तो इसलिए इनके जो एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस क्या होते हैं। मैंने अब बताया इन्हें सरलता, संपूरित या विरूपित किया जाता है। जब विरूपित किया जाता है, चेंज किया जाता है, दबने वाले होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, दबने वाले बोलते हैं। तो इसका मतलब गलनांक कैसा होगा? निम्न होगा। ये जल्दी गल जाएंगे, इसलिए इनका गलनांक कैसा होता है? कम होता है। लेकिन अपवाद है एक, H2O का जो क्वथनांक होता है, गलनांक तो निम्न होता है लेकिन क्वथनांक H2O का ज़्यादा होता है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्वेश्चन आता है जल का क्वथनांक सबसे अधिक क्यों होता है? ठीक है, जिसका जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए होता है। ठीक है, तो आपने देखा। अब नेक्स्ट आपका है, ये रहा स्क्रीन पर, आयनिक ठोस। क्या है बेटा? आयनिक ठोस क्या होते हैं? आयोनिक सॉलिड क्या होते हैं? अब आयोनिक ठोस नाम दिया गया है, तो इसमें क्या होंगे? इसमें जो अवयवी कण होंगे बेटा, जो अवयवी कण होंगे वो कौन कौन होंगे? आयन होंगे। सही है बेटा? इसीलिए NaCl इसका उदाहरण है, KCl इसका उदाहरण होगा, K2SO4 इसका उदाहरण। ये अब परीक्षा में आ चुका है, यही परीक्षा में आ चुका है। पिछले एग्जाम में आप देख लेना कि K2SO4 निम्न में से किस प्रकार का सॉलिड है। उसमें पूछा, ऑप्शन दिए थे सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, ठीक है, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। तो ऑप्शन आप कौन सा लगाओगे? आयनिक ठोस। ठीक है, तो इसलिए पहचानना आपको आना चाहिए। क्लियर? तो अवयवी कण, अब अवयवी कण क्या होंगे? आयन। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें, बाई चांस डेफिनेशन आ जाए, वैसे डेफिनेशन आने का कम चांस है, लेकिन हम तो अब टीचर हैं, टीचर के नाते आपको डिफाइन करना सिखा रहे हैं। ये आपको बताते चल रहे हैं कौन चीज़ आएगी, कौन सी चीज़ नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो, इसमें से केवल एग्जाम्पल ही आता है, मैं आपको बता दूँ। लेकिन डेफिनेशन बनाना भी तो सीखना ज़रूरी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वे ठोस पदार्थ जिनके आयन, अब ये आयन हो गए बेटा, क्या हो गए? आयन। तो वे ठोस पदार्थ जिनके आयन परस्पर, किसके द्वारा? आयनिक बंध के द्वारा। कौन सा बंध बेटा? आयनिक बंध। और आयनिक बंध का, आयनिक बंध या आयनिक बल को बंध कहते हैं, एक ही बात है। आयनिक बंध, इसका एक और नाम है वैद्युत संयोजक बंध। क्या नाम है बेटा? वैद्युत संयोजक बंध। एक और नाम है इसका, क्या? स्थिर वैद्युत बल। क्या नाम है इसका? ये नाम याद होने चाहिए, यही तो कला है, इसी को कला कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। एक और नाम है क्या? कूलाम्बी बल।
ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कंपटीशन में बहुत आते हैं, ठीक है। इसकी थ्योरी कंपटीशन में आती है और एग्जाम्पल आपके यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या आपके सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं। आयनिक ठोस की परिभाषा आपने समझ में आ गई। तो जो चीज़ आप जानते हैं प्लस और माइनस से बनी होती है, एक प्लस एक माइनस विपरीत आवेश होते हैं, तो उनके बीच आकर्षण बल कम होगा या ज़्यादा, खिंचाव ज़्यादा होगा या कम, क्योंकि विपरीत चीज़ें आकर्षित करती हैं तो ज़्यादा मजबूत होंगे, तो ज़्यादा मजबूत होंगे तो ज़्यादा कठोर होंगे, ज़्यादा कठोर होंगे तो गलनांक भी ज़्यादा होगा, इनका गलनांक भी उच्च होता है। ये इतनी आसानी से गलते नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए अत्यंत कठोर भी होते हैं, बात समझ में आगा, ये हार्ड भी होते हैं, रिजिड भी होते हैं। तो ये इसके पॉइंट हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि वे ठोस पदार्थ जिनके आयन परस्पर आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध या स्थिर वैद्युत बल या कूलाम्बी बल द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। क्लियर। इनके गलनांक और क्वथनांक अत्यंत उच्च होते हैं, अत्यंत नहीं कह सकते, उच्च बोल सकते हैं। अत्यंत एक और बताएंगे, इससे भी ज़्यादा उच्च होते हैं सहसंयोजक ठोस के, इससे भी ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे इनका स्थान आता है। क्लियर। तो इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। और बात क्या है, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, ठोस अवस्था में धारा नहीं बहती, लेकिन गलित अवस्था और जली विलयन में इनमें विद्युत धारा बह जाती है, इसलिए सुचालक हो जाते हैं। जैसे कि नमक का जो डेला लेते हो, उस डेले में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा नहीं बहेगी, लेकिन उसी नमक को अगर पानी में घोल दें तो उसमें धारा बह जाएगी। और या फिर उस नमक को हम पिघला लें, बिल्कुल पिघला लिक्विड बना लें, फिर उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा बह जाएगी। क्लियर। क्योंकि वो अपने आयनों में टूट जाता है पिघली हुई अवस्था में। क्लियर। तो इसलिए ये ठोस अवस्था में कुचालक और गलित अवस्था में कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। तो जैसे आपको जैसे बता ही दिया, और आप इस पे स्क्रीन पर लिखे हुए लिख लीजिए, NaCl है, KCl है, MgO है, CaF2 है, आपका Na2CO3 है, आपका K2SO4 है, बहुत सारे आदि। ठीक है। अब इनको कैसे पहचानेंगे, ये बेटा आयन धन और ऋण से बने, तो इसका मतलब सभी धातुएं होंगी इस साइड में। क्या होंगी, इस साइड में होंगी धातु और इस साइड में होगी क्या, अधातु। ऐसे पहचान लेंगे, बहुत आसान। तो धातु जैसे कि Na, अधातु जैसे कि Cl तो हो गया NaCl, ऐसी धातु जैसे कि Ca और अधातु जैसे कि S तो बन गया CaS, बन गया CaS। तो ऐसे पहचानेंगे। ठीक है। इसका मतलब आपको फर्स्ट ईयर क्लास में वैद्युत संयोजक लेसन है, चैप्टर नंबर 4, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध, वैद्युत बंध, वो बंध हैं। उस बंध में वैद्युत संयोजक बंध के बारे में बताया गया। वैद्युत संयोजक बंध कैसे बनता है, धातुओं और अधातुओं के बीच बनता है। ठीक है। तो ये बंध धातु और अधातु के बीच बनता है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट आपका है धात्विक ठोस। कौन सा है बेटा, धात्विक ठोस। कितने हो गए आपके, 2 हो गए। अब बात करते हैं धात्विक ठोस की। तो धात्विक ठोस को होते हैं बेटा, धात्विक ठोस हमेशा तत्व के रूप में होते हैं। धात्विक ठोस 2 से नहीं मिलकर बने होते हैं। धात्विक ठोस होंगे तो सिंगल होंगे, ये खास पहचान इसकी। अकेला होगा अर्थात तत्व के रूप में होंगे। कैसे, धात्विक ठोस पहचानना है तो तत्व के रूप में होंगे, जैसे कि लोहा, तांबा, जैसे कॉपर बोलते हैं, सोना, चांदी, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। इसका मतलब धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस इसका मतलब लोहा है, इसका मतलब कोई दूसरा इसके साथ में कोई जुड़ा नहीं होगा, अकेला होगा, एलोन। तो सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं धात्विक ठोस बनाती हैं। कुछ धातुएं धात्विक ठोस नहीं होती, लेकिन अधिकांशतः सभी धातुएं कैसी होती हैं, धात्विक ठोस होती हैं। ठीक है। संक्रमण धातुएं होती हैं, D ब्लॉक तत्व और F ब्लॉक की तत्व, और आपके ऐसी बात नहीं है, आपके कुछ S ब्लॉक के तत्व भी हैं। ठीक है। धातुएं सारी अधिकांशतः क्या बनाती हैं, धात्विक ठोस बनाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनोगे, सुनिए। तो इसका मतलब इसके खुद के अंदर खुद के कण होंगे, और खुद के कण को क्या बोलते हैं, अवयवी कण। क्या बोलते हैं, तो इसमें अवयवी कण
जो होंगे वो परमाणु के रूप में होंगे। ठीक है बेटा, किसके रूप में होंगे? परमाणु के रूप में। अवयवी परमाणु बोल सकते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी परमाणु, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी परमाणु किसके द्वारा? अवयवी परमाणु धात्विक बंध, यहाँ बंध लिखना बस, ठोस हटा देना, धात्विक बंध के द्वारा, धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड के द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, उन्हें धात्विक बंध कहते हैं। चाहिए बेटा, ये ठोस तत्व के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? एलिमेंट्स के रूप में होते हैं। क्लियर? एक खास बात और, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री माने मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए ये ठोस अवस्था में भी सुचालक, गलित अवस्था में भी सुचालक, जलीय विलयन में भी सुचालक, हर जगह ये सुचालक होते हैं। इसीलिए सोना चांदी हर जगह, पानी में डाल दोगे तभी सुचालक, घोल दोगे तब भी सुचालक, ठोस में अगर ठोस लोहे में धारा बह दें, ठोस चांदी में धारा बह दें, तब भी उसमें धारा बह जाएगी। क्लियर? इसका मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात गतिशील इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए ये कैसे होते हैं? विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है बेटा, और ये कठोर भी होते हैं। एक बात और है, धातुएं हैं तो ये आघात वर्धनीय होंगी और तन्य होंगी। आघात वर्धनीय क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी, मेलिएबल होंगी। मेलिएबल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा की सरिया है, इस सरिया को लेकर पीट कर हम चादर बना सकते हैं, फैला सकते हैं, बढ़ जाएगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, उसको कहते हैं आघात वर्धनीय। आकर घात लगाकर वर्धनीय हो जाए, उसको कहते हैं आघात वर्धनीय। और तन्य, तन्य का मतलब डक्टाइल, तो इसको हम तार खींचकर इसके तार बना सकते हैं। लोहे के तार होते हैं तो लोहे के तार बना सकते हैं, तांबे के तार बना सकते हैं। इसका मतलब इनमें डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं ये डक्टाइल होते हैं और ये मेलिएबल होते हैं। इनके क्वथनांक, इनके गलनांक भी उच्च होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे उच्च किसके होते हैं? अभी तक की इतने सभी पदार्थ, ठोस पदार्थों में सबसे अधिक उच्च कितने होते हैं? आयनिक ठोस के। ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसलिए डेफिनेशन को क्लियर करा करो। जो मैं सब परिभाषा डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, ये नीट लेवल और IIT लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये थ्योरी कंसेप्ट में बता रहा हूँ, मैं कोई रटा रटी चीज़ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। वही कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको अपने आप न्यूमेरिकल या इसकी थ्योरी या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो आप सही कर पाओगे, वरना नहीं। तो अभी मैंने बताया सभी धातुओं, जैसे कि सोना उदाहरण भी लिख सकते हैं, सभी डी ब्लॉक के तत्व, या जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल तो मिश्र धातु है, पीतल नहीं और भी, ठीक है, पीतल तो आपकी मिश्र धातु है। तो ऐसे आदि धातुएं जो होती हैं वो धात्विक ठोस कहलाती हैं। ठीक है, लास्ट आपका है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस बेटा, ये आपका स्क्रीन पर आ गया लिखा हुआ, देख लीजिए। सहसंयोजक बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, इसको हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क ठोस कहते हैं। अब बेटा इसको नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं? नेटवर्क माने जाल, नेट माने क्या होता है? जाल, और नेटवर्क है आप जानते हैं, कहते हैं जियो का नेटवर्क आ रहा है, नहीं आ रहा है, रिलायंस का नेटवर्क आ रहा है। नेटवर्क माने जाल, एक बहुत बड़ा जाल बनाते हैं। कौन? इसके कण। तो इसके कण जो होते हैं, इसके जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु के रूप में हो सकते हैं और अणु के रूप में हो सकते हैं, इसके भी। लेकिन आयन के रूप में ये भी नहीं होंगे। आयन के रूप में केवल आयनिक होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं आयनों के रूप में। तो इसके अवयवी कण कैसे होंगे? अवयवी कण किसके रूप में होंगे? परमाणु के रूप में। परमाणु के रूप में ज़्यादा होते हैं, अणु के रूप में कम होंगे। ठीक है, परमाणु के रूप में ज़्यादा होंगे। बात समझ में आ गया? तो इसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या बोलेंगे, सुनिए। अणु के रूप में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। सहसंयोजक ठोस की डेफिनेशन क्या हुई कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी परमाणु, या परमाणु बोल दो, वे ठोस पदार्थ जिनके परमाणु परस्पर किसके द्वारा? सहसंयोजक बंध, यहाँ बंध लिख दो, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं।
ठीक है, और एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि हीरा विशाल अणु है, एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं, उन्हें नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस कहते हैं। एकदम क्लियर। चलिए, और इसीलिए इनका गलनांक बहुत विशाल अणु होगा, तो कोई चीज़ विशाल होगी तो विशाल जो पदार्थ होता है वो बहुत देर में गलता है, इसलिए देर में गलेगा तो गलनांक कैसा होगा, ज़्यादा या कम, उच्च। इसीलिए इनका गलनांक अत्यंत उच्च होता है, मतलब आयनिक ठोस से भी ज़्यादा इनका होता है। तो ये सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान कौन होते हैं, सहसंयोजक ठोस। क्लियर। इनका गलनांक जो कैसा होता है, अत्यंत उच्च होता है। क्लियर। तो सहसंयोजक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका क्वार्टज SiO2, ये क्वार्टज है, इसको लिखते जाइए, क्वार्टज है। आपका कार्बन, लेकिन कार्बन के रूप हैं, कार्बन हीरा, ग्रेफाइट भी आपका सहसंयोजक ठोस है। सी हीरा से व्यक्त करते हैं, मतलब डायमंड जिसे बोलते हैं, डायमंड, इसको डायमंड को प्रदर्शित अगर कहता है डायमंड का सूत्र क्या होगा, तो आप लिखेंगे सी और डायमंड लिखेंगे DIMOND, डायमंड ऐसे, ठीक है, या सी हीरा लिख दो, ये डायमंड का फॉर्मूला है। ठीक है। तो कार्बन के जो अपर रूप हैं, अपर रूप मैंने बताया था आपको, कार्बन के जो अपर रूप किसे कहते हैं, जब किसी तत्व के एक से अधिक रूप पाए जाते हैं उन रूपों को अपर रूप कहा जाता है। तो कार्बन के कई रूप पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेंस, ये सब कैसे हैं, क्रिस्टलीय हैं और सहसंयोजक हैं। ठीक है। और आपका SiC सिलिकॉन कार्बाइड, ALN एल्युमिनियम नाइट्राइड, और मैंने आपको बताया क्वार्टज जिसको हम सिलिका या रेत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिट्टी के नाम से भी जानती है, जुड़ कर एक बड़े अणु का निर्माण कर सकते हैं ये सारे। ठीक है। और आपका हीरा भी आपका कैसा है, सहसंयोजक ठोस है। तो आपने जाना कि सहसंयोजक ठोस। देखिए स्टूडेंट, ऐसा है, आप लोग जो मैंने अभी आपको ये सब कुछ लिखाया है, ये ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, अगर इनकी हम एक टेबल आपको दे रहे हैं, इस टेबल से आप इनके बारे में सीख सकते हो। जो आपका ये डिफाइन के रूप में डेफिनेशन का आपको समझाया है, उसी सब का अरेंज मैंने करके आपको ये व्यवस्थित करके लिख दिया। ये टेबल आप उतार लीजिए, ये टेबल आपको काम देगी, यही टेबल आपकी एग्ज़ाम में आती है। ठीक है। और जो अभी थ्योरी लिखाई थी वो थ्योरी नहीं आती, लेकिन ये एग्जाम्पल हैं, इसमें उदाहरण भी हैं, इसका गलनांक कितना है, क्वथनांक कितना है, वो आपको सब आपको इस टेबल में मिल जाएगा। इस टेबल को आप कॉपी कर लें, नोट कर लें। ठीक है।